हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? जब हमारे बिजनेस में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दो मैनेजमेंट फंक्शन हो चुके होते हैं, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका स्टाफिंग। प्लानिंग में हमने क्या किया था, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कोई काम क्या काम करना है और उस काम को कैसे करना है। यह एक तरह से सिर्फ माइंड, एक दिमाग के द्वारा प्लान कर रहे हैं हम कि हमें ये काम करना है और कैसे करना है। सिर्फ क्या होता है, एक तरह से ये पेपर वर्क होता है। प्लान करना क्या होगा, आपने सोचा और उसको लिख लिया कि हाँ हमें ये इन फ्यूचर में करना है। ये हमारा क्या होता है, पेपर वर्क होता है। जब हमने प्लानिंग कर ली कि हमें ये बिजनेस या ये स्कूल या ये काम करना है, उसके बाद क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। हमने सोच लिया कि हमें एक, मान लो क्लॉथ्स का काम करना है, कपड़े का काम करना है, ठीक है, ये हमारी प्लानिंग है कि कपड़े का काम करना है, जेंट्स वियर में हमें काम करना है। उसके बाद क्या आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना या उस अपने बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बनाना कि कैसे हमारा बिजनेस रन करेगा। जब हमने ये सोचा कि हमें क्लॉथ का काम करना है, सबसे ऊपर तो प्लानिंग हुई हमारी। क्लॉथ के काम में जब देखा गया कि हमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, 3 डिपार्टमेंट चाहिएंगे कि एक कौन परचेज करेगा, एक मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करेगा कि पैसे का लेन देन करेगा, और एक दूसरा कौन सा सेल्स डिपार्टमेंट होगा। ये हमने क्या बना लिया, एक तरह से स्ट्रक्चर बना लिया। परचेज में भी आगे मान लो फर्दर 2 डिपार्टमेंट हो गए, मैनेजमेंट में भी सेल्स में भी। इस तरह से हमने ये क्या कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, स्ट्रक्चर बना दिया, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली कि इस तरह से हमारा बिजनेस आगे फर्दर रन करेगा। लेकिन वो रन कैसे करेगा, जब तक इन जगह पर कोई बैठेगा नहीं, उसको चलाने वाला कोई वर्कर होगा ही नहीं, कोई एम्प्लॉय होगा ही नहीं, तो हम आगे वर्क कैसे करेंगे। उसको चलाने के लिए हमें वर्कर जो रखते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, स्टाफिंग। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग को पीपल से फिल करना, एक स्ट्रक्चर को हमारे बिजनेस में काम करने के लिए एम्प्लॉय वर्कर को अपॉइंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, स्टाफिंग। पुटिंग पीपल टू जॉब्स, पीपल को जॉब पर रखना, जितने डिपार्टमेंट है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पीपल्स को हायर करना काम करने के लिए। फिलिंग एंड कीपिंग, यानी कि उनको भरना और भरे रहने देना। अगर मान लो यहाँ से परचेज डिपार्टमेंट से एक एम्प्लॉय चला जाता है, सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जब तक हम कुछ परचेज नहीं करेंगे तो हम सेल्स भी नहीं कर सकते। तो यानी ये स्टाफिंग अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि सही पर्सन, मैं क्या कह रही हूँ, सही पर्सन और सही जगह पर होना चाहिए, सही पर्सन और सही जगह पर। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मैनेजमेंट का काम आता है या हायर सीए है वो, क्या सीए वाले बंदे से हम झाड़ू पोछा लगवा सकते हैं? नहीं लगवा सकते। यानी सीए वाले काम को मैनेजमेंट का, अकाउंट का ही काम देंगे हम, और दूसरा कोई लेबर वर्क नहीं देंगे। यानी कि जो पर्सन की जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी है, उसी अकॉर्डिंग उसे काम देना सही तरीके से ही हमारा क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग में अब हमारी एक आगे है स्टाफिंग प्रोसेस। क्या कहती है ये प्रोसेस, हमें करनी ही करनी पड़ेगी जब भी हम कोई स्टाफिंग या किसी भी एम्प्लॉय को जब हम वहाँ पर काम पर रखते हैं, उसके लिए हमें ये स्टाफिंग प्रोसेस अपनानी ही पड़ेगी। क्या कहते हैं, कब अपनानी पड़ेगी, दिस प्रोसेस इज़ नीड, कब ज़रूरत है, टू बी फॉलोड बाय एवरी बिजनेस, हर बिजनेस के द्वारा, इन केस ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस, जब भी हम कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे हमें ज़रूरत होगी। एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन, अब पहले मान लो हम एक शहर में काम करते थे, अब दूसरे शहर में, एक्सपेंडिंग बढ़ा देना अपने काम को। तो जब हम दूसरे शहर में भी काम करने जाएंगे तो उसके लिए भी हमें क्या, लोगों की ज़रूरत होगी काम करवाने के लिए। फॉर रिप्लेसिंग दोज हु क्वाइट, कई लोग क्या होते हैं, कई बार छोड़ के चले जाते हैं, किसी भी रीजन से रिटायर हो जाते हैं, एज हो गई 60 ईयर्स, रिटायर हो गए, अब उसकी जगह कोई और रखना पड़ेगा, ट्रांसफ़र हो गया, मान लो पहले
ए शहर में काम करता था, अब उसको बी में भेज दिया। ए में जो जगह खाली हुई उसको भरने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी। और उस स्टाफिंग को हम कैसे करते हैं, उस जगह को हम कैसे भरते हैं, उसके लिए एक प्रोसेस है, वो यहाँ पे देखो कैसे है। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग क्या है, एक अनुमान लगाना। मैन पावर क्या होता है, लोगों का, एम्प्लॉय का, वर्कर्स का रिक्वायरमेंट की हमें कितनी की ज़रूरत है, ये अनुमान लगाना कि हमें अपने बिजनेस में कितने मैन पावर की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि कितने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमें 5 की ज़रूरत है और हम रख लेंगे, फ्री में तो कोई आएगा नहीं काम करने। 10 रखेंगे, सैलरी लेंगे, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। 5 एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो 5 को ही एक अनुमान लगाएंगे कि हमें 5 की ज़रूरत है। उसके लिए क्या, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मतलब आपको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय की ज़रूरत है उसका अनुमान लगाना। अब मान लो हमारा बिजनेस था, हमने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, क्लॉथ का बिजनेस। फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग किया था, 3 डिपार्टमेंट बने थे और हर 3 डिपार्टमेंट में क्या चाहिए थे हमें, 2 एम्प्लॉय। यानी हमें यहाँ पर टोटल कितने एम्प्लॉय चाहिए थे, 6 एम्प्लॉय हमें ज़रूरत थी। इसमें जब हम 6 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, यहीं पर हम ये कर लेंगे, पहले हमने क्या देखा, हमें 6 एम्प्लॉय की ज़रूरत है। उसके बाद 6 एम्प्लॉय में भी हमें ये देखना होगा कि जो ये एम्प्लॉय है उनमें किस तरह की क्वालिटी हमें चाहिए। हर डिपार्टमेंट के लिए मान लो यहाँ पर एक सीए की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई भी नॉर्मल वर्कर उसकी ज़रूरत है, यहाँ पर एक लो जिसने लो की हुई है मान लो, उस क्वालिफ़िकेशन हो उस बंदे की, हमें उसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम उनकी क्वालिटी भी देखेंगे, हमें किस पोस्ट पर किस क्वालिटी का पर्सन चाहिए। इसमें आपके 2 पॉइंट है, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। जब हम वर्कलोड एनालिसिस करते हैं तो क्या देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, हमने देख लिया हमें 6 नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। हाउ प्लस टाइप, हमने टाइप भी देख लिया कि हमें एक सीए चाहिए, एक लो चाहिए और एक कोई भी वर्कर चाहिए, ठीक है। जब वर्कलोड एनालिसिस में ये 2 बातें कर चुके तो वर्कफोर्स में देखेंगे अब एक्चुअल में हमारे पास कितने हैं। 2 हमें सीए चाहिए थे, 2 लो में चाहिए थे और 2 कैजुअल वर्कर चाहिए थे, ठीक है। इसमें हमने वर्कफोर्स एनालिसिस में अवेलेबल यानी कि एट प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं, ये हमने टोटल देखा कि हमें 6 चाहिए। 6 में अब हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, मान लो एक हमारे पास सीए है, मान लो आप खुद ही आप हो एक और एक और वर्कर है, 2 हैं आपके पास, यानी अब आपको बाकी कितने एम्प्लॉय चाहिए, 4 एम्प्लॉय चाहिए। यानी एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, अब आपको यहाँ से पता चल गया कि आपको कितने एम्प्लॉय चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके बिजनेस में 4 नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए तो उसके बाद होती है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होती है, एक सर्चिंग प्रोसेस होती है कि वो एम्प्लॉय, अब 4 जो एम्प्लॉय हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे। उसके लिए आप क्या करते हो, कई बार न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, खुद तुम देखते भी होगे कि एडवर्टाइजमेंट आती है, स्कूल में इतने टीचर्स चाहिए, उस कंपनी में ये एम्प्लॉय चाहिए, या गवर्नमेंट जैसे IBPS फॉर्म निकालता है बैंक के आपके लिए, वो क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। जो भी पीपल, उन्होंने एक कह दिया कि कोई भी पीपल जो सीए है वो हमारी कंपनी में अप्लाई कर देंगे। जितने भी बंदे सीए किए हुए हैं, मान लो 100 हैं, 100 पर्सन्स हैं जिन्होंने सीए की हुई है, वो क्या करेंगे, वो अपना रिज्यूमे यानी अपनी डिटेल लिखकर कंपनी को भेज देंगे। यानी कि यहाँ पर हम ऐसे बंदे ढूंढते हैं जिन्होंने सीए की हुई है ताकि वो हमारी कंपनी में आएँ और अपनी सेवाएं दें। यानी रिक्रूटमेंट में सिर्फ हम एक एम्प्लॉय को ये ढूंढते हैं कि आइए आप हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए और जॉब लेने के लिए आइए। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ फाइंड आउट किया है, सर्च किया है, अभी उनका सिलेक्शन नहीं किया है। सिलेक्शन जब हम उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास कितने की आ गई थी एप्लीकेशन, 100 बंदे की आ गई थी, लेकिन हमें तो कितने सिलेक्ट करने हैं, सिर्फ 4 सिलेक्ट करने हैं। अब इन 100 में से हम क्या करेंगे, बेस्ट, जो सबसे बेस्ट होंगे नॉलेज में, क्वालिटी में, जो हमें चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, उनमें से हम क्या करेंगे, 4 बंदों को सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा, एस्टीमेट लगाया कि हमें क्या चाहिए, कितने बंदे चाहिए। उसके बाद हमने
ठीक है डिसाइड कर लिया है हमें 4 बंदे चाहिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट सर्चिंग की कि जो भी सीए है वो हमारी कंपनी में अप्लाई किया कितने बंदों ने 100 ने, लेकिन हमें कितने चाहिए थे सिर्फ 4। उन 100 में से हम 4 बेस्ट का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन के बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उन 4 को आप उनकी जगह तो दिखाओगे कि आपको इस डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम करना है, यानी कि प्लेस देना उनको अपना ताकि वो काम कर सके, यानी कि जॉब वहाँ पर एग्जिस्ट करवाना कि यहाँ पर आपको और ये काम करना है, उनका गोल देना, उन्हें बताना कि आपको ये काम करना। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा इंट्रोड्यूस करवाना। इंट्रोड्यूस ही क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। और मतलब कि जब एक नया वर्कर आता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता कंपनी के बारे में, तो ओरिएंटेशन में जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट होती है, वो वर्कर को बताती है कि हमारा ये बिज़नेस है, हम ये अचीव करना चाहते हैं, हमारे ये गोल हैं। अदर वर्कर्स के साथ उन्हें बताती है, अदर वर्कर्स इस डिपार्टमेंट में ये है, और उसके बारे में अदर वर्कर्स को बताती है, यानी कि सबका आपस में मेल जोल बनाना ताकि उन्हें इन फ्यूचर काम करने में दिक्कत ना आए। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, उसे अपनी जगह बताना और बाकी एम्प्लॉय से उसे इंट्रोड्यूस करवाना आपका क्या कहलाता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी एक पर्सन आता है, अब मान लो आपने बीकॉम कर ली, सीए कर ली, लेकिन आप डायरेक्ट जब भी कंपनी में जाओगे आप हर काम में परफेक्ट नहीं होगे, क्योंकि हमने अब तक क्या किया, थ्योरेटिकल पढ़ा है, प्रैक्टिकल वर्क हमें नहीं आता है। उसके लिए कंपनी आपको क्या देती है, ट्रेनिंग देती है, आपका डेवलपमेंट करनी है, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है। कंप्यूटर पे कोई काम करना है, आपको बताया जाता है कंपनी पे ऐसे ऐसे ये काम करना है। ट्रेनिंग दी गई और डेवलपमेंट किया गया, यानी कि जब भी आप कुछ सीखते हो ऑटोमेटिक आपको पता है कि आपका विकास, डेवलपमेंट तो आपका होगा ही। उनकी एफिशिएंसी को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है ताकि वो और अच्छे से वर्क कर सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल, हमने क्या किया, उन्हें जगह बता दी आपको ये काम करना है, ट्रेनिंग दे दी कि आपको ये काम ऐसे करना है। जब वो काम कर चुका होगा तो क्या करेंगे, कंपेयर तो करेंगे कि हाँ हमें इसको दिया था कि 100 यूनिट मान लो आपको बनानी थी, लेकिन उसने बनाई 80 या 120, यानी कि कंपेयर करना, जितना उसको गोल दिया गया था कि उसने उतना काम वो किया, कम किया या ज़्यादा किया, उसी अकॉर्डिंग उसे देखना, उसको एक आगे मोटिवेट करना कि आपने ये काम कम किया है या ज़्यादा किया है, उसकी तारीफ़ करना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका यानी कि एक तरह से कंपैरिजन करना एक्चुअल वर्क और जो उसको वर्क दिया गया था। अब मान लो आपको एक चैप्टर देते हैं कि कल मैं आपको ये चैप्टर देता हूँ कि आपको ये 6 कंप्लीट करना है, लेकिन कल आप कम करते हो या ज़्यादा करते हो, वो देखना, वो क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन क्या होता है कि जब एक बंदा हमारी कंपनी में 1 साल 2 साल या बहुत अच्छे से काम करता है तो उसमें क्या करती है कंपनी, ये देखती है कि इस बंदे ने अच्छा काम किया है तो उसके आगे प्रमोशन की जाए, यानी कि पहले वो कम पोस्ट पर था, आगे उसे बड़ी पोस्ट दी जाए, सैलरी को बढ़ाया जाए। ताकि ये क्यों करते हैं, प्रमोशन क्यों करते हैं हम, ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छा काम करने के लिए। आज आपको बताया जाएगा कि आप 12th में अच्छे मार्क्स होगे तो क्या है, आपको पता है कि आपको बीकॉम में एडमिशन कॉलेज जाने को मिलेगा, लेकिन जब आपको यही नहीं होगा कि 12th ही करनी है, कुछ है ही नहीं, तो एक आप मोटिवेट नहीं होते। लेकिन जब आपको ये पता है कि आपको कॉलेज जाने को मिलेगा तो एक मोटिवेशन होता है। इसी तरह वर्कर को कि जब उन्हें पता है कि मैं प्रमोट होकर बड़ी पोस्ट पर चला जाऊंगा, ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो वो क्या करते हैं, काम अच्छे से करते हैं। इसलिए प्रमोशन और करियर प्लानिंग भी उनकी करनी चाहिए। कंपनसेशन यानी कि जब एक वर्कर फिक्स सैलरी तो उसकी है ही, उसके साथ साथ उसे अदर बेनिफिट देना भी क्या कहलाता है, आपका कंपनसेशन। यानी कि फिक्स सैलरी के साथ साथ दिवाली पे कोई गिफ्ट्स हो गया, अच्छा काम किया तो कोई बोनस हो गया, इस तरह से अदर हेल्प, फाइनेंशियल या इनफाइनेंशियल हेल्प करना आपका क्या कहलाता है, कंपनसेशन। डायरेक्ट फाइनेंशियल मतलब बोनस वगैरह दे दिया, उनको 500 रुपये दे दिया एक्स्ट्रा, या दिवाली पे एक्स्ट्रा कुछ गिफ्ट वगैरह दे दिए, वो डायरेक्ट फाइनेंशियल हो गए। इनडायरेक्ट मतलब उनका बीमा करवा दिया गया,
या कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस करवा दिया गया, इस तरह से वो क्या कहलाएगा, आपका इनडायरेक्ट पेमेंट कहलाएगी। ये आपकी क्या है, पूरी प्रोसेस। यानी अब हमने प्लानिंग में क्या सीखा कि स्टाफिंग में क्या सीखा। सबसे पहले हमारी प्लानिंग होती है, जब भी प्लानिंग कंप्लीट होती है उसके बाद एक वर्कर क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है और स्टाफिंग करता है। स्टाफिंग के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले हम क्या अनुमान लगाते हैं, नंबर ऑफ़ वर्कर्स, कि हमें कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स की ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमने काउंट कर लिया कि हमें 10 की ज़रूरत है। उसके लिए हम क्या निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, यानी रिक्रूटमेंट निकालते हैं कि आइए आप हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए, हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। जब भी अब एप्लीकेशंस आ जाती हैं, उन एप्लीकेशंस में से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं कि हाँ ये बंदा हमारे लिए फ़िट है, ये हमारे काम को अच्छी तरह से कर सकता है। जब हमने किसी बंदे का सिलेक्शन कर लिया, उसको क्या करते हैं, प्लेसमेंट देते हैं। प्लेसमेंट में क्या करते हैं, उसे बताया जाता है कि आपको यहाँ पर काम करना है। प्लेसमेंट के बाद ओरिएंटेशन, उसे दूसरे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ये हम और उसे दूसरे लोगों से और दूसरों लोगों को उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि ये नया वर्कर है, इसके ये गोल है, ये उसको सब कुछ बताया जाता है। ओरिएंटेशन के बाद उनकी प्रमोशन की बात आती है कि काम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात आती है, उनके काम को जो एक्चुअल में गोल दिया गया और जो उन्होंने गोल दिया गया और जो उन्होंने एक्चुअल में काम किया, उनका कंपेयर किया जाता है। प्रमोशन की जाती है, उन्हें इंसेंटिव मतलब वही की कंपनसेशन दिया जाता है अलग से, जब भी वो कुछ अच्छा काम करते हैं, दिवाली पे या बोनस वगैरह देकर, इस तरह वो हम स्टाफिंग करते हैं। ओके, थैंक यू।